राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अमन और स्वागत करता हूं आपका आज के इस यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू प्रोग्रामिंग इन सी कोर्स, जो कि एनपीटीईएल द्वारा ऑफर्ड है, उसके क्वेश्चन और आंसर। दोस्तों, हम इस वीडियो में क्वेश्चन भी देखेंगे और उसके आंसर भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसके आंसर्स कैसे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर में अगर आपने कंप्यूटर देखा हो तो ये हो गया उसका मॉनिटर। उसके बगल में एक डब्बा डब्बा लगा रहता है ऐसा करके कुछ। उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड रहता है, यहाँ पे ढेर सारी बटनें रहती हैं। यहाँ पे एक माउस अटैच रहता है जहाँ पे सिर्फ 2 बटन रहती हैं। ये जो डब्बा है इसको बोलते हैं सीपीयू। मेरी ड्राइंग थोड़ा सा खराब है मुझे पता है, बट ठीक है, आपके समझने के लिए मैं बता देता हूँ कि इसको बोलते हैं सीपीयू, इसको बोलते हैं मॉनिटर, इसको बोलते हैं कीबोर्ड और इसको बोलते हैं माउस। सीपीयू क्या है? ये दिमाग, इसे दिमाग बोला जाता है कंप्यूटर का। यानी कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं? वो सीपीयू के द्वारा होते हैं। कीबोर्ड क्या करता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जो कि कीज के थ्रू इनपुट लेने काम में आता है। माउस क्या है? माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जो कि क्लिक करने के थ्रू इनपुट लेता है। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें आउटपुट शो करता है। तो सीपीयू के अंदर क्या क्या रहता है? तो सीपीयू के अंदर एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब ये है कि जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं और लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं वो सीपीयू के अंदर ही होते हैं, इसलिए सीपीयू ये भी कंसिस्ट करता है। रजिस्टर्स। रजिस्टर्स क्या होते हैं? छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं। जैसे मैंने किया ए प्लस बी, तो ए के लिए सीपीयू के अंदर ही रजिस्टर में मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी और बी के लिए भी एलोकेट कर दी जाएगी। तो ये जो रजिस्टर्स होते हैं वो सीपीयू के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तीसरा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट वो यूनिट है जो कि सीपीयू, जो कि पूरे के पूरे कंप्यूटर सिस्टम्स को मेजरली कंट्रोल करता है। तो ये तीन के तीनों कंपोनेंट सीपीयू के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो पहले का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दूसरा है इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज। तो इनपुट डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले प्रिंटर। प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर किसी भी चीज का प्रिंट आउट देता है, तो ये किसी भी तरीके से इनपुट डिवाइस नहीं होगा। स्पीकर। स्पीकर क्या करता है? स्पीकर से आवाजें आती हैं, यानी वो कुछ हमें आउटपुट देता है, यानी ये भी इनपुट डिवाइस नहीं है। तीसरा है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या करता है? जब हम गेम खेलते हैं तो जॉयस्टिक के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम अपने कंप्यूटर को इनपुट देते हैं। तो जॉयस्टिक हमारा एक इनपुट डिवाइस है। चौथा क्या है? मॉनिटर। तो मैंने जैसे अभी अभी बताया कि मॉनिटर आउटपुट दिखाने के काम में आता है, इसलिए मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं बल्कि आउटपुट डिवाइस है। फिर इसके बाद देखते हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन हाई लेवल लैंग्वेजेस टेस्टिंग एंड डिबगिंग ऑफ प्रोग्राम्स इज डिफिकल्ट देन असेंबली लैंग्वेजेस। C programs are highly portable in any type of operating system. Flowcharts are visual representation of sequence for solving problems. हाँ, फ्लो चार्ट तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। फ्लो चार्ट की हेल्प से हम बहुत ज़्यादा चीज़ें आसानी से समझ जाते हैं कि हमें प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। द रोल ऑफ कंपाइलर इज टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम सच दैट इनटू डेसिमल कोड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सेकंड एंड थर्ड। हाउ मैनी बिट्स आर देयर इन एन बाइट? किसी भी कंप्यूटर में एक बाइट में 8 बिट्स होंगी। वन बाइट इज इक्वल टू 8, सॉरी, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो इसका आंसर होगा 8। चौथा, गिव द आउटपुट ऑफ द फ्लो डायग्राम। अब ये जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसका हमें आउटपुट देना है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2। अब हमें क्या दिया हुआ है? b इज इक्वल टू ए प्लस बी। a की वैल्यू कितनी थी? 3 और b की वैल्यू कितनी थी? 2। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। देयरफॉर b इज इक्वल टू, b की वैल्यू जो पहले 2 थी उसकी जगह अब कितनी आ गई? 5 आ गई। तो b की वैल्यू जो 2 थी वो हट गई। अब क्या लिखा हुआ है? b इज इक्वल टू a इंटू बी, b बाई 5। तो जब सबसे पहले मैं बता दूं कि एक ऑपरेटर प्रेसिडेंसी होती है, तो वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंसी सेम लेवल पे होती है। तो सबसे पहले जब कोई भी प्रेसिडेंसी होती है तो वो लेफ्ट टू राइट फॉलो होते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? b बाई 5 होगा। तो b बाई 5, b की वैल्यू कितनी थी? 5, एंड 5 बाई 5 इज इक्वल टू 1.0, सॉरी 1।
अब इसके बाद बीच में प्लस लगा हुआ है लेकिन इसके पहले मल्टीप्लाई है तो उसके बाद मल्टीप्लाई होगा। ए की वैल्यू कितनी थी 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। 3 इंटू 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। तो 15 होने के बाद 3 इंटू 5 हो जाएगी 15 प्लस यहाँ पे हमें इन दोनों से कौन सी वैल्यू मिली थी, यहाँ पे हमें b/5 से मिली थी 1, यानी 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। तो यहाँ इसकी वैल्यू हमारे क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया 16। एक्चुअली फ्लो चार्ट्स बहुत ही इजी होते हैं, हम इन्हें किसी भी तरीके से काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं, इसलिए फ्लो चार्ट्स हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम को आउटपुट देने के लिए। किसी भी प्रोग्राम को बनाने से जब भी हम बनाते हैं उसके पहले हम फ्लो चार्ट पहले बना लेते हैं। एक भी लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमें लिखना क्या है, और एक बार फ्लो चार्ट बनाते ही हमें समझ में आ गया उसके बाद हम लिखना चालू कर देते हैं। तो सेकंड वाला है गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम। यहाँ पे एक एल्गोरिथम दी हुई है, इसका आउटपुट देना है। तो इनिशियली सम को 0 मार्क कर देते हैं और n को 0 मार्क कर देते हैं। फिर n इज इक्वल टू n प्लस 1, यानी n जो 0 था अब n क्या हो गया 1 हो गया। सम इज इक्वल टू सम प्लस n, सम पहले कितना था, सम था 0, 0 प्लस n, n की वैल्यू कितनी थी 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब क्या n 7 के बराबर है, नहीं, n की वैल्यू 7 से छोटी है। तो हमने क्या कहा, वापस से और n की वैल्यू क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। वापस से हमने n की वैल्यू इंक्रीज की, फिर हमने क्या कहा सम प्लस n, सम में क्या था 1, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, तो सम में नई वैल्यू कौन सी आ गई 3। फिर हमने क्या बोला, क्या n 7 के बराबर है, क्या 2 7 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या कहा n की वैल्यू को इंक्रीज कर दो और सम में क्या प्लस कर दो n, तो टोटल 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। एक तो बेसिक मैथ भी नहीं आती है हम लोगों से, तो इसलिए ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है। 3 प्लस 3 6, क्या वापस आके कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक की क्या 3 7 के बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या कहा इस पे लिखो 4 और इस पे क्या कर दो सम इज इक्वल टू सम प्लस n, तो 6 4 10, क्या n 7 के बराबर हो चुका है, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या कहा इसको एक से इंक्रीमेंट कर दो और यहाँ पे क्या कर दो प्लस 5 कर दो, तो यहाँ पे हमने प्लस 5 कर दिया, तो 10 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 15 हो गया। क्या n 7 के बराबर हो गया, बिल्कुल नहीं। तो हमने क्या कहा इस पे 6 कर दो, तो 15 में वापस से 6 ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 21। फिर हमने क्या बोला चेक करो क्या n 7 के बराबर है, हमने कहा नहीं। तो हमने क्या कहा एक बार और ऐड कर दो, तो इस बार n 7 हो गया। तो वापस पहले आएंगे तो पहले सम पे ऐड करेंगे, तो सम पे 7 ऐड किया तो ये हो जाएगा 28, और इसके बाद ये जाके चेक करेगा तो क्या n 7 के बराबर है, हाँ इस बार n किसके बराबर हो चुका है 7 के। तो इस बार ये नो की जगह जाने की वजह यस में आएगा, और यस में आएगा तो प्रिंट हो जाएगा सम, और सम की वैल्यू कितनी है 28, जो कि हमारे आंसर से मैच कर चुकी है। इसके बाद गिवन प्रिंट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द गिवन फ्लो चार्ट। अब इस फ्लो चार्ट से ए एंड बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो इनिशियली ए की वैल्यू कितनी है 4, बी की वैल्यू है कितनी 6। अब ये जो लॉजिक दिया हुआ है ये मैं बता दूं कि ये स्वैपिंग का लॉजिक दिया हुआ है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने भी पहले से कोडिंग करके रखी होगी उन्होंने स्वैपिंग का एक मेथड यूज किया होगा, टेम्प बनाया होगा। टेम्प में पहले ए की वैल्यू स्टोर की होगी, फिर ए में बी की वैल्यू स्टोर की होगी, फिर बी में टेम्प की वैल्यू स्टोर कर दी होगी। बट यहाँ पे ये मेथड ना यूज करके ये मेथड यूज की गई। चलिए दिखा देते हैं कैसे। तो सबसे पहले हमने क्या कहा ए में ए प्लस बी स्टोर कर दो। ए की वैल्यू कितनी थी 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 6, यानी ओवरऑल ए में क्या स्टोर कर दो 10। इसके बाद हमने क्या कहा बी में ए माइनस बी की वैल्यू स्टोर कर दो। तो जो ए पहले 4 था वो यहाँ पे अपडेट होके 16 हो गया। अब हमने क्या कहा ए माइनस बी की वैल्यू, तो ए कितना था 16 था और बी कितना था 4 था, तो हमने 6 था, तो हमने 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 कर दिया। अब हमने वापस से बोला जब जो ये बी 6 था वो अब जाके 10 हो गया। अब हमने वो वापस से बोला कि a इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो a की वैल्यू कितनी थी 16, तो हमने बोला 16 माइनस b की वैल्यू कितनी थी 10, तो हमने क्या बोला कि 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो ये देखिए जो पहले a बराबर 4 था और b बराबर 6 था, अब a बराबर कितना हो गया है, सॉरी हमने कहीं पे गलती कर दी,
सॉरी ये 10 होगा, मैंने समझाने में एक्सप्लेनेशन में गलती कर दी है। मैं एक बार वापस से इरेज करके समझा देता हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले a की वैल्यू कितनी थी, a इज इक्वल टू 4 था और b इज इक्वल टू 6 था। हमने क्या किया, a इज इक्वल टू a प्लस b, a की वैल्यू कितनी थी 4 और b की वैल्यू थी कितनी 6, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 10। तो हमने a की वैल्यू क्या डाल दी 10। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा b इज इक्वल टू a माइनस b, तो a की वैल्यू क्या थी 10 और b की वैल्यू क्या थी 6, तो हम a की वैल्यू क्या हो जाए, सॉरी b की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, तो b की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 4। और अब हमने क्या कहा a इज इक्वल टू a माइनस b, तो a की पुरानी वैल्यू क्या थी 10, b की पुरानी वैल्यू क्या थी 4, तो इसलिए यहाँ पे हमने अपडेट किया था 4, तो इसलिए a की नई वैल्यू हो जाएगी 6। तो जहाँ पे a बराबर 4 था तो वहाँ पे a बराबर 6 हो जाएगा और b बराबर जहाँ 6 था तो b बराबर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 6 और b बराबर 4। The program that translates the high level language into its equivalent machine level language, वो प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को उसके समतल मशीन लेवल लैंग्वेज, समतल मतलब उसके सिमिलर मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलते हैं, उसको क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर कितने तरीके के होते हैं, पहला होता है कंपाइलर, कंपाइलर जो कि C++ यूज करती है। दूसरी होती है इंटरप्रेटर जो कि पाइथन जैसी लैंग्वेजेस यूज करती है। कंपाइलर क्या करती है, पूरे कोड को एक साथ कन्वर्ट कर देती है, लेकिन इंटरप्रेटर क्या करती है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करती है, और जैसे ही पहली बार उसको एरर मिला वैसे ही वो प्रोग्राम से एग्जिट कर जाती है। एन इंटरप्रेटर रीड्स द सोर्स कोड ऑफ ए प्रोग्राम वन लाइन एट ए टाइम। अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कि लाइन बाय लाइन रीड करती है, यानी वन लाइन एट ए टाइम। फ्लो चार्ट्स एंड एल्गोरिथम कैन बी यूज्ड फॉर इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग। यहाँ पे देखिए कि हमने डायरेक्टली पूरा का पूरा एल्गोरिथम ही लिख लिया है, तो जब हमें कहीं पे भी एरर आएगी तो हमें उसे इजीली डिबग कर सकते हैं। बेटर प्रोग्रामिंग, हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि हमने पहले ही फ्लो चार्ट बना लिया तो हमें ये पता है कि हमें आगे क्या करना है, तो इससे प्रोग्रामिंग भी बेटर होगी। तीसरा होता है एफिशिएंट कोडिंग। एफिशिएंट कोडिंग का मतलब ये है कि कोडिंग हमारी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी, हाँ क्योंकि हमें पहले से अप्रोच पता है, हमें ये पता है कि कौन से एल्गोरिथम लगाना है, तो कोडिंग में हमारी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों हमने इसके पूरे के पूरे आंसर्स कर दिए हैं। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने NPTEL के बहुत सारे और ऐसे कोर्सेज के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस जारी कर दिए हैं, तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप इन्हें ज़रूर रिफ़र करें। और एक चीज़ हमेशा याद रखें कि NPTEL का जब मेन एग्जामिनेशन जाएँ तो देने जाएँ तो उसके जस्ट पहले ये जो वीक वाइज क्वेश्चन है ना, इन सबको एक बार देख के जाएँ, तो मैं ये गारंटीड हूँ कि आपका NPTEL सर्टिफिकेट आ जाएगा। और अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आपका सिल्वर आना तय है, क्योंकि मैंने 4 से ज़्यादा NPTEL के कोर्सेज करके रखे हैं, जिनमें से मैं कुछ में टॉपर भी रहा हूं और कुछ में मैंने मतलब उनमें से 3 से ज़्यादा में मैंने सिल्वर रैंक हासिल की है। तो इसलिए मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अगर वीक वाइज करके जाते हैं तो आप एश्योरिटी के साथ बहुत ही अच्छे रैंक ला सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।